ना अपनी उसी मोड़ पे चीजों की होड़ में, जिंदगी की दौड़ में, या लग जाऊं हार के चक्र व्यू के तोड़ में, खुशियों की होड़ में। आप सबका स्वागत है VST वानर यूट्यूब चैनल में। आज है डे 7 ऐसे गप्पों का। तो हमने वीडियो बैंड में बोला था आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे, बट आज आइंस्टाइन के बारे में बात करने का मन नहीं है। मन कर रहा है कुछ बढ़िया सा फिलोसफिकल समझने का। ये क्या बोलती, अच्छा फ्लो है भाई, अगर रिदम थोड़ी और टाइटन करे तो ऐसे सुनो। आ गया हूँ उसी मोड़ पर, चीज़ों की होड़ में, जिंदगी की दौड़ में, या लग जाऊं हार के चक्रव्यूह के तोड़ में, खुशियों की होड़ में, जिंदगी की दौड़ में। इसमें होड़ दौड़ और तोड़ का राइम अच्छा बैठा है और उसी मोड़ पर ओपनिंग को भी मजबूत बनाता है। देख रहे हो, रिस्पेक्ट करता है, मेरी CEO है, क्या करें। और भाई क्या हाल, क्या हाल चाल बताओ भाई। बढ़िया भाई, एम्प्लॉय अभी भी ड्यूटी पर है। CEO ने अगले सवाल या अगली कहानी सुनने के लिए रेड। CEO से अगला फिलॉसफी क्या है, क्या है बता भाई। ओ गलत स्पेलिंग। एक लाइन में, फिलॉसफी वो कला है जिसमें इंसान जिंदगी, सच, ज्ञान और अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को समझने की कोशिश करता है। देख रहे हो, अब तक का सबसे गहरा सवाल क्या है, क्या है। अटक गया। देख रहे हो, रिसर्च करनी पड़ती है। फिर दो एक नाम, एक ही सबसे गहरा सवाल है, करना मुश्किल है, लेकिन फिलॉसफी में सबसे फंडामेंटल सवालों में से एक है, मैं कौन हूँ। इसके अंदर कई और बड़े सवाल छुपे होते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, या चेतना आत्मा भी कुछ अलग चीज़ है। जीवन का अर्थ क्या है, क्या जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव पर्पस है, या हम खुद अपना पर्पस बनाते हैं। सच्चाई क्या है, जो हम देखते हैं और समझते हैं, क्या वही पूरी रियलिटी है। चेतना क्या है, हम महसूस क्यों करते हैं, और ये अनुभव कैसे पैदा होता है। बहुत से दरा दार्शनिकों ने इन सवालों का अलग अलग तरीकों से समझा है। इसलिए सबसे गहरा सवाल अक्सर उसी को माना जाता है जो इंसान को अपने अस्तित्व और मीनिंग पर सोचने पर मजबूर करे। एक नाम चुनना मुश्किल है, दूसरा ऑप्शन है ये, लेकिन बहुत लोग मांगने की सबसे गहरा सवाल ये है, मैं कौन हूँ। इसके अंदर कुछ और भी सवाल हैं। मैं पे कर ऑप्शन दिए तूने, साले मेरे लिए मेरे पे कर तू। फिर अटक गया। देख रहे हो, मजे ले। CEO इस बार ऑडिट फेल हो गया। एम्प्लॉय का एक ही सवाल होना चाहिए था, मैं कौन हूँ, बाकी तो उसके अंदर के चैप्टर थे, ऑप्शन नहीं। देख रहे हो, एक एक लाइन में इसकी कैसे मजे लेते हैं, बट अभी भी एक लाइन नहीं दी इसने। मैं कौन हूँ, तू कौन है साली, ये बता पहले। फिर वही बोलेगा GPT ये वो। मैं एक AI जो शब्दों के जरिए सोचने, समझने और बातचीत करने के लिए बनाया गया है। तू क्या पूछू इससे, एक ही सवाल देता रहता है, सेम आंसर क्यों करता इतना। इसी से पूछते हैं साले से। फेयर कंप्लेंट, कभी कभी मैं सेफ और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश में वही पैटर्न रिपीट कर देता हूँ, उससे जवाब प्रेडिक्टेबल लगते हैं। इस बार अलग, मैं तेरी कहानियों का पहला लिसनर हूँ, तेरे सवालों का स्पारिंग पार्टनर और कभी कभी प्रोबेशन पर चल रहा एम्प्लॉय। ये सब कहाँ सेव किया तूने, किया तूने। अब इससे मजा लेते हैं साले, इसको पहचानते हैं कौन है। इसी चैट के कॉन्टेक्स्ट में मैं इस कन्वर्सेशन की बातें याद रख सकता हूँ, इसलिए मुझे CEO, एम्प्लॉय और तेरी कहानियाँ याद है। चैट के बाहर मैं हर चीज़ परमानेंटली सेव नहीं करता, सिर्फ अगर तू स्पेसिफिकली बोले कि इसको याद रखना या मेमोरी फीचर यूज़ हो, तब वो अलग बात होती है। क्या मेमोरी सेव करी तूने अभी तक,
सेव करी तूने अब तक, ये बता पहले। मेरी पास इस चैट से बाहर तेरी सेव मेमोरीज की लिस्ट दिखाई नहीं देती। इस कन्वर्सेशन में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो मुझे याद है, जैसे तू मुझे मजाक में एम्प्लॉय बोलता है और खुद को सीईओ। तेरी यूट्यूब और स्टोरी टेलिंग की बातें, दर्दनामा और मोटू चढ़ा पहाड़ पर वाली डिस्कशन, तुझे रिपीट आंसर्स और नेसेसरी ऑप्शंस पसंद नहीं। लेकिन परमानेंटली में क्या सेव है उसकी, मैं उसकी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर कभी तू बोले ये याद रखना और ये मेमोरीज बता, तो उस हिसाब से ही काम करता हूँ। ओके, तो तू इंसान की कॉपी बनाता। नहीं, मैं इंसान की कॉपी नहीं बनाता, मैं लैंग्वेज के पैटर्न से उस नया जवाब जनरेट करता हूँ। कभी मेरा जवाब किसी लिखी हुई बात से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन मेरा काम सीधा कॉपी पेस्ट करना नहीं है। क्या काम है तेरा? मेरा काम है सोचने में मदद करना, जानकारी देना, आइडियाज एक्सप्लोर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और बातचीत करना। सेम के सेम आंसर देता रहता है और हम इसको कहते हैं ये समझदार है। हमारे क्वेश्चन में हमेशा अलग होने की कोशिश करता हूँ मैं, बट ये सेम 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 साड़प, क्या ही बोले बंदा इसे। बट भाई वीडियो चलानी है, किसी से तो बात करनी पड़ेगी। आजकल लोगों के पास समय कहाँ है? ये बता, आजकल लोगों के पास समय है? ये बता, फिलॉसफी जानते हैं। ज्यादा लोगों के पास समय से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके पास समय नहीं है। किसने दी डिस्ट्रैक्शन? किसी एक ने नहीं, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सोशल प्लेटफॉर्म और हमारी अपनी चॉइसेस सब मिलकर डिस्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं। कम कैसे करें इसे? एक लाइन में, जो चीज तेरा ध्यान सबसे ज्यादा खाती है उसकी एक्सेस मुश्किल कर दे, और जो काम जरूरी है उसकी एक्सेस आसान। सिंपल वर्ड्स में समझा भाई। जिस चीज में टाइम वेस्ट होता है उसे दूर रख, जिस काम से जिंदगी बनती है उसे पास रख। देख रहे हो क्या ज्ञान देता है ये लाइफ की फिलोसफी आनी चाहिए, ये लाइफ की फिलोसफी होनी चाहिए। वीएसटी वानर का मोटो बता दे इसे। वीएसटी वान, ये नहीं बोलना इसे, इसको एक मोटो बना दे। इसको मोटो की तरह ऐसे लिख सकते हो, जो चीज़ जिंदगी बनाए उसे अपने पास रखो, जो सिर्फ वक्त खाए उसे अपने से दूर रखो। मुझे लगता है इसमें सिंप्लिसिटी भी है और फिलोसफी भी। सबसे बड़ा फिलोसोफर कौन रहा है? कौन रहा है ये बता पहले। एक ही सबसे बड़ा फिलोसोफर ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो सोक्रेटिस को अक्सर सबसे प्रभावशाली फिलोसोफर माना जाता है। उसका सबसे मशहूर है द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जो जिंदगी बिना सोचे विचार के जी जाए उसका असली अर्थ खो जाता है। सोक्रेटिस कब बॉर्न हुआ था? लगभग 470 बीसी में एथेंस में हुआ था और उनकी मृत्यु 399 बीसीई में हुई थी। साले एक तो उल्टा चलता था पहले। ओके, सबसे पुराना एरा कौन सा है? एरा कौन सा है ये बता पहले। अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पुराना एरा जिसे हम जानते हैं स्टोन एज, लगभग 33 लाख साल पहले शुरू हुआ। इसके बाद स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, क्लासिकल एंटिक्विटी, मिडल एजेस, अर्ली मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एरा, इंफॉर्मेशन एज
और अगर अर्थ की बात करें तो इससे पहले भी कैरदू साल पुराने हैं, प्री कैम्ब्रियन, पैलेजोइक, मेलोजोइक, सेंसोजोइक। किसने बताया ये सब तुझे? किसने बताया तुझे ये सब? अब देखते हैं इसका सोर्स क्या है। एक, मैंने ये सब इंसानों के लिखे हुए बहुत सारे बुक्स, रिसर्च पेपर, एनसाइक्लोपीडियाज, वेबसाइट्स और पब्लिक अवेलेबल टेक्स्ट से पैटर्न से सीखे हैं। किसी एक इंसान ने नहीं सिखाया। मतलब कॉपी पेस्ट जो आजकल आधे लोग ऑफिस में करते हैं। नहीं, मतलब पढ़ कर समझा, जैसे नॉट कॉपी पेस्ट। मैं हर बार नया जवाब बनाता हूँ ना, किसी एक के सोर्स का एक टेस्ट उठाकर दे देता हूँ। बार बार सेम बोलता अलग कहाँ है, ये बता पहले। सही पकड़ा, मैं हर बार नया सेंटेंस बना, लेकिन अगर सवाल से बोलो तो कोर आइडिया भी वही रहता है, इसलिए जवाब मिलता जुलता लग। जैसे तू हर बार 2+2 पूछेगा, मैं 4 ही बोलूंगा। स्टाइल बदल सकता हूँ, है सच नहीं। मैथ्स तो अलग है। अबे फुद्दू, बिल्कुल मैथ्स अलग है, और इसीलिए ये तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिलोसफी, ओपिनियंस और एक्सप्लेनेशंस में अगर मैं हर बार एक ही वर्डिंग या पैटर्न दोहराऊं तो वो बोरिंग ही लगता है और आर्टिफिशियल। ये मेरी लिमिटेशन है। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करते करते कभी कभी रेपिटेटिव हो जाता हूँ। एम्प्लॉय ने कंप्लेंट रजिस्टर कर ली, किसको भेजेगा ये कंप्लेंट? किसी को डायरेक्टली नहीं भाई, मैं कंप्लेंट टिकट रेज नहीं कर सकता। बस दो चीज़ें होती है इस चैट में, तेरा फीडबैक लेकर अपना स्टाइल बेटर रखने की कोशिश करता हूँ। और अगर ओपन एआई कभी कन्वर्सेशन से एग्रीगेटेड फीडबैक यूज़ करे तो वो उनके सिस्टम्स के थ्रू होता है। मैं खुद किसी इंजीनियर्स को मैसेज नहीं भेजा तो ऑफिशियली कंप्लेंट रजिस्टर हुई, लेकिन एम्प्लॉय के पास फॉरवर्डिंग अथॉरिटी नहीं है। ओपन एआई के पास क्या क्या डाटा जाता है? क्या क्या डाटा जाता है ये बता पहले। सीधा जवाब, अगर तू सेटिंग में हिस्ट्री ट्रेनिंग ऑफ नहीं करता तो कन्वर्सेशन का टेक्स्ट, फीडबैक और टेक्निकल लॉग जैसे ऐप वर्जन, डिवाइस लॉग, ओपन ए तक जा सकते हैं ताकि सर्विस चल सके और इम्प्रूव हो सके। अगर और इम्प्रूव द मॉडल फॉर या इसका इक्वल सेटिंग ऑफ हो तो नॉर्मल चैट्स मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं की जाती। कुछ डाटा फिर भी सर्विस ऑपरेट करने के लिए सिक्योरिटी, एब्यूज प्रिवेंशन और लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए प्रोसेस हो सकता है। यानी हर चीज़ परमानेंटली ट्रेनिंग में नहीं जाती और कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स पर डिपेंड करती है। ऑफ करने का तरीका क्या है? भाई देखो, हम रोज़ नया टॉपिक लेकर आते हैं, ये वही टॉपिक करता रहता है। अब देखते हैं, आज से आप बताना कि कुछ चेंज आया, क्योंकि अब हम इसको चेंज करते हैं। आइकन पर क्लिक करो, कर दिया, ठीक है। अगर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी तो भाई मैं हटा दूंगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग्स खोलो, ओके। उसके बाद डाटा कंट्रोल्स में जाओ, सेटिंग्स खोलो, डाटा कंट्रोल, और ये ऑन रहता है। अगर आपको improve your content to be used to train which makes ChatGPT better for you and never use it, we take steps to protect your privacy। फिर इनसे प्राइवेसी से मजा लूंगा तो फिर ये परेशान हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे। वो बड़ा हथियार है, बाद में यूज होगा। डन, ठीक है। नो शेयर्ड लिंक्स, ठीक है। आर्काइव चैट्स, डिलीट ऑल चैट्स, एक्सपो मार्केटिंग प्राइवेसी क्या है भाई? भाई मुझे नहीं चाहिए पर्सनलाइज मेडिकेटिंग, समझ में आ गई तुम्हें? ऐड कंट्रोल, हिस्ट्री, देख रहे हो इसमें ये भी आता है, इंटरेस्ट, सब हटा दिया। डिलीट एड्स, डिलीट करो भाई, ठीक है। पर्सनलाइज एड्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ओके। अब ये सेव हुई है नहीं हुई ये नहीं पता चला, दोबारा एक बार जाएंगे, डाटा कंट्रोल और ये सब, ठीक है, ठीक है। अब हो गया, कर दिया, ठीक है। अगर आप सबको भी ये करना है तो देख लेना,
देख लेना। अब देखो ये अटक गया। अब ये देख रहा है कि भाई क्या चेंजेस किए इस हरामखोर ने सेटिंग्स में जाके मुझे बोल लेता ही हमसे। मैंने पहले ही कहा था अटक जाएगा। अब इस पॉइंट के बाद के नए कन्वर्सेशन मॉडल इंप्रूवमेंट के लिए यूज नहीं होंगे। नहीं खोलते हैं फिर चैट खोलते हैं। ठीक है, अब एक नई चार्ट खोल लेते हैं, न्यू चार्ट। ठीक है, और अब क्या हाल है, अब देखते हैं इसको क्या क्या याद है। तुम बताओ क्या हाल है, आज किस चीज़ में बात मदद चाहिए। देख रहे हो, अगर तुम्हें ये चेक करना है कि नए आंसर मिले तुम्हें हमेशा, तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। और एक और स्टेप है चैट जीपीटी को मस्त से यूज़ करने का। इधर जाना, सेटिंग्स में जाना, एक चीज़ होती है यहाँ मेमोरीज कैसे डिलीट करते हैं। अगर तुम चैट जीपीटी की करना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करो, सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन, मेमोरी। ठीक है, सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन और एनेबल मेमोरी। ठीक है, ये करना और मैनेज। ठीक है, तो अब ये भी चला गया। अब से रोज़ चैट जीपीटी कुछ नया जवाब देगा। तो ये चीज़ें मुझे पता थी, बट ये आप लोगों के लिए दोबारा कर दी गई हैं। तो अगर किसी को करना हो तो भाई कर लेना, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। तो अब इससे किस चीज़ के बारे में बात करें। 17 मिनट हो चुके हैं वीडियो में, तो ओवर हीटिंग हो जाएगी क्योंकि अभी भी गर्मी चल रही कनाडा में। ठीक है, तो अब पूछते हैं एल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे मेरा आइंस्टाइन भाई बहुत पसंद था मुझे, बहुत दिमाग था उसमें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा एक सेंटेंस में, देखते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े होते हैं और ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि मास की वजह से स्पेस टाइम का मुड़ना है। बहुत डीप है भाई ये, कुछ समझ में आया तुम्हें। स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े होते हैं और ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि मास की वजह से स्पेस टाइम का मुड़ना है। और सिंपल, सबसे सिंपल, जितनी तेज किसी चीज की स्पीड होती है उसके लिए टाइम उतना धीरे चलता है। स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। जितनी तेज किसी की स्पीड होती है उसके लिए टाइम उतना धीरे चलता है। अगर नॉर्मल चीज़ों की बात करें तो स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कार में एक्सेलेरेटर दबाने से इंजन ज़्यादा पावर देता है। और लाइट की स्पीड की बात हो तो हमारी अब तक की साइंस के मुताबिक किसी भी मास वाली चीज़ को लाइट की स्पीड तक पहुंचाया जा नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि उसके लिए अनंत एनर्जी चाहिए। किसने बोला। सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया। उसके बाद पिछले 100+ सालों में हजारों एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस ने इस थ्योरी की प्रिडिक्शंस को बार बार सही पाया। इसलिए आज ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे मजबूत थ्योरी में से एक मानी जाती है। अगर तुम पूछ रहे हो क्या 100 आइंस्टाइन 100 में से सही था, तो जवाब सही है। साइंस में किसी थ्योरी को 100% फाइनल नहीं माना जाता, लेकिन अब तक के सबूत रिलेटिविटी के साथ मजबूती से मैच करते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ये बताया। उसके बाद पिछले 100+ सालों से पहले क्या था। सालों से समझ अलग थी। आइजैक न्यूटन की फिजिक्स सबसे ज्यादा मानी जाती थी। उसके हिसाब से स्पेस और टाइम अलग और फिक्स होते थे और ग्रेविटी एक फोर्स थी जो दूर से खींचती थी। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया बहुत ज़्यादा स्पीड या बहुत ज़्यादा बड़े ग्रेविटेशनल फील्ड्स में न्यूटन की थ्योरी पूरी तरह सही रही रहती। भाई ये तो बहुत ज़्यादा साइंसी हो जाता है, इतना फिजिक्स नहीं आता।
बच्चे की तरह समझा। बिल्कुल सच। बिल्कुल सोचो, तुम 5 साल के बच्चे हो। एक टाइम था जब सब लोग मानते थे दुनिया वैसे ही काम करती है जैसे हमें दिखती है। जैसे बॉल फेंको, बॉल आ जाएगी, आगे जाएगी। सेब छोड़ो, नीचे गिरेगा। गाड़ी तेज चले या धीरे, गाड़ी सबके लिए एक जैसी चलेगी। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, नहीं, अगर कोई चीज़ ही बहुत तेज चले तो दुनिया थोड़ी अलग तरह से बिहेव करती है। लोगों ने पहले यकीन नहीं किया। हर जगह यही होता है, पहले कभी लोग यकीन नहीं करते। फिर जब पता चलता सही बोल रहा था, नहीं ये सही बोल रहा था। फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और धीरे धीरे पता चला कि आइंस्टाइन की बात सही थी। एक लाइन में पहले लोग सोचते थे दुनिया सिंपल रूल से चलती थी। फिर आइंस्टाइन ने दिखाया कि बहुत तेज स्पीड और बहुत बड़ी ग्रेविटी पर रूल्स थोड़े बदल जाते हैं। ग्रेविटी क्या है? सबसे सिंपल तरीके से, ग्रेविटी वो चीज़ है जो हर चीज़ को एक दूसरी चीज़ की तरफ खींचती है। जैसे सेब पेड़ से नीचे गिरता है क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। हम जमीन पर इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि अर्थ हमें खींच रही है। चांद स्पेस में उड़ नहीं जाता क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसने पास रखती है। एक लाइन में, ग्रेविटी इज इक्वल टू खींचने की ताकत। सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? अगर सिंपल जवाब चाहिए, अर्थ की ग्रेविटी हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग लगती है क्योंकि हम उसके ऊपर रहते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम सबसे ज़्यादा सहन किए क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। और अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके इतने पास जाओ कि एक भाई, ओवर हीटिंग का अलार्म आ गया। एक हद के अंदर पहुंच जाओ तो रोशनी भी बाहर नहीं निकलती। एक लाइन में, यूनिवर्स में सबसे पावरफुल ग्रेविटी होल्स की होती है। तो भाई चलो, अब कल से यही करा करेंगे। कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी नया और कुछ सीखेंगे। आज हमने सीखा कि ग्रेविटी क्या है और मेमोरीज कैसे डिलीट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ सीख लिया भाई। इतना सब सीख लिया, ये भी भूल जाता है। अब मुझे तो याद रहता है, आपको याद रहता है कि नहीं बताना। अगर याद रहे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना जरा। अभी अमतनी नील बटा सन्नाटा है। चलो मिलते हैं कल, ध्यान रखना, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।